पूरे हैं, देश सुन के लेते हैं। लिए मैं आ रही हूँ। बड़ा दिन है और एक शुभ दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूँगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। पहला ही बंगाल टेस्ट है। बंगाल टेस्ट है। बंगाल में तो कांग्रेस हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल को ही कह रहा हूँ, तृणमूल है ना, कांग्रेस उसके पीछे है। तृणमूल तो हार चुकी है। वहाँ अगर मैं कह नहीं सकता कि ये कौन सी मुख्यमंत्री है जिसे संविधान से कोई लेना देना नहीं, जो संघीय ढांचे को ममता बनर्जी नहीं मानती है, जो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे, केवल अगर मैं कहूं तो बंगाल पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां संघीय ढांचा नहीं है, जहां संविधान का कोई सम्मान नहीं है, जहां पर लोकतंत्र का सम्मान नहीं है। वो अपने आप को एक राष्ट्र समझ रही हैं, लेकिन वहाँ का हिंदू समाज इस बार जय और क्षय होकर के तृणमूल को हराएगा। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, 3 बार के बिहार के सांसद, केंद्र में मंत्री। आपको बताते चले, एक वक्त में नीतीश कुमार की सरकार में भी अब मंत्री हुआ करते थे। यकीनन बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। समय समय पर कई बार नीतीश कुमार पर निशाना भी साधते रहे, अभी बड़ी तारीफ करते हैं जब भी मौका मिलता है। लेकिन अगला लक्ष्य बंगाल का है। बंगाल लेकिन क्या दूर की कौड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जो बार बार कायस्थ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में ज्यादातर अगर मुख्यमंत्री हुए हैं तो या तो वो ब्राह्मण हुए या तो वो कायस्थ समुदाय से हुए। ऐसे में क्या नितिन नवीन के जरिए ये भी एक दांव खेलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार के चेहरे आपके सामने, दिव्यांग आपको बीच में रोकना पड़ा था। इन तस्वीरों पर भी आपने देख रहा था चित्रा, देखना होगा कि नितिन नवीन स्वयं आते हैं कि नहीं, क्योंकि नामांकन के साथ एक जो ज़रूरी चीज़ होती है वो कंसेंट लेटर होता है। हाँ। तो वो क्या कंसेंट लेटर भिजवाएंगे नामांकन के साथ, या वो स्वयं देने आएंगे? ये भाई ये भी तो मानना, उनको ये भी तो मानना चाहिए कि हाँ मैं उम्मीदवार हूँ। तो जो अगर संविधान उनका देखें बीजेपी का, तो उसमें इसका भी प्रावधान है कि आप नामांकन अपना स्वीकार करें कि हाँ मैं उम्मीदवार हूँ। तो वो कंसेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। शायद वो किसी के साथ भिजवाएं या खुद आएँ, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जहाँ तक आप बात कर रहे थे, देखिए चित्रा, अब क्या एक तस्वीर बनेगी आगे कि एक पार्टी का अध्यक्ष जो है वो 45 साल का है, दूसरी पार्टी का अध्यक्ष जो मेन विरोधी दल जिसको कहते हैं वो 83 साल का है। पुरानी पार्टी है तो ज़रूरी नहीं है कि अध्यक्ष भी ज़्यादा उम्र का हो, उसमें भी अगर कम उम्र का होता तो बात दूसरी होती। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी अब एक साफ दिखाई देगा, जो सामने पर्दे पर भी दिखाई देगा, वैसे लोगों के दिमाग में भी कौन देगा। तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात वो यही है कि ये दिखाता है नितिन नवीन का बनना कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पूरी तरह से कब्जे में ये पार्टी वो चाहेंगे वही होगा। तो इसमें कोई मतलब किंतु परंतु जैसी कोई भी गुंजाइश है क्या? नहीं। क्योंकि जब आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे किए और दिल्ली में जो बड़ा कार्यक्रम 3 दिनों का हुआ, हम सब ने वहां पर जाकर उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, सवाल भी पूछे थे मोहन भागवत से। उनका एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष को लेकर कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या आरएसएस इसके पीछे है? आरएसएस और बीजेपी एक नाम को तय नहीं कर पा रहा है। तो मोहन भागवत की ओर से जवाब दिया गया था। दिव्यांग, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे हाथ में होता तो क्या इतनी देरी होती। ये जवाब भी बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने सामने रखा था। तो ये क्या बताता है? और इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के अलावा क्या कोई वास्तव में तीसरा इतना ताकतवर है जिसकी बहुत चलती हो बीजेपी में? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई थी जब हम 400 पार का नारा सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से और आंकड़ा वहां नहीं पहुंच पाया था, उसके बाद एक स्थिति इनकी डामाडोल जरूर हुई थी। लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरह से जीत हासिल हुई विधानसभा चुनाव में,
उससे साफ हो गया कि नहीं यही रहेंगे। और तालमेल भी तो यही ठीक किया, तालमेल। खुद प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय गए और वहां पर जाकर हम सब ने देखा कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। दिल्ली में भी मोहन भागवत की कई अलग अलग कार्यक्रमों में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हाँ, उसको तो 240 आंकड़े आने के बाद सीधे रिश्ता सही करने पर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फोकस किया गया। क्या हाँ, सहमत हैं आप बिल्कुल इस बात से? बिल्कुल। और चित्रा देखिए, अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ऐसे नहीं कि वो स्वतःस्फूर्त चले गए, उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारियां हुई होंगी। रेखा गुप्ता तय दिखाई दे किया रही है, होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये लोग भी प्रस्तावक बने हैं, दिबांग। जी हाँ, उसका पूरी तैयारी बनी होगी, तय किया होगा कि वो जाएंगे, उसी के अनुरूप वो गए होंगे। वो अचानक चीज़ ये नहीं हुई होगी जो वहाँ पर वो जाकर मिले। और इसमें इस सब में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेपी नड्डा जिन्होंने कमाल का काम किया और बड़ी जीत, ये आप देख रहे हैं दिल्ली का चित्र। तब ये कभी नहीं सोचा जाता था कि दिल्ली में इनकी सरकार बन जाएगी। तो नड्डा जी ने वो जो एक बड़ा काम किया दिल्ली का, अब बीएमसी जाते जाते उन्होंने दिलवा दी। तो दो बड़े शहर जो भारत के हैं वहां पर एक तरीके से जिस तरह से महिलाओं के बीजेपी ये का चेहरे, पतन बांसुरी लहराया। स्वराज, बाकी लोग भी नजर आ रही हैं। तो ये जो पास किया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण का 33% वाला बिल, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के भीतर महिलाओं को किस रूप में बढ़ावा देती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यह भी चुनौती नितिन नवीन के सामने होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के वो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो प्रस्तावक बने हैं और वहां पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। वो ऑडियो अभी सामने नहीं आ रहा है, जैसे ही वो ऑडियो बड़ा दिलचस्प होगा उन तस्वीरों को देखना भी। कुल मिलाकर नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय है और चुनावी प्रक्रिया भी लगातार जारी है।